हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम रोयल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रॉयल एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, और इसका अर्थ है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, अगर रीट के एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे जिसको आप जब पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या है, तो आपको क्या करना है, उसको इंग्लिश में पढ़ना है। जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस क्रियात्मक अनुसंधान को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव रिसर्च। एक्टिव का मतलब हो गया क्रियात्मक और रिसर्च का मतलब हो गया अनुसंधान। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अनुसंधान क्या होता है, क्योंकि एक्टिव का तो मतलब आप जानते हो कि क्रिया करना, वो तो हो गया एक्टिव। अब रिसर्च यानी अनुसंधान का क्या अर्थ होता है? अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रिसर्च यानी री प्लस सर्च। अब री का मतलब क्या हो गया? दोबारा, जैसे रीचेकिंग करवाते हैं, री एग्ज़ाम होता है, री टीच का बहुत सी बार आपको बीएड में मैम ने या टीचर ने आपको नोट डाला हुआ, री टीच मतलब दोबारा पढ़ाओ। तो री का मतलब क्या हो गया? दोबारा, बार बार। और सर्च का मतलब गूगल पे आप बहुत सी चीज़ें सर्च करते हो, यानी ढूंढना। तो री का अंग्रेजी में अर्थ होता है बार बार, ठीक है, तथा सर्च का अर्थ होता है ढूंढना या खोजना। गूगल पे आप सर्च करते ही हो। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो गया? रिसर्च का क्या मतलब हो गया? बार बार ढूंढना। इसी को क्या बोलते हैं? रिसर्च को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसंधान। तो रिसर्च समझ में आ गया, एक्टिव समझ में आ गया यानी क्रियात्मक, क्रिया। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको अर्थ समझना ज़रूरी है, इसके बाद अपन आगे प्रोसेस में चलेंगे। और ये टॉपिक रीट के साइकोलॉजी पोर्शन में 5 यूनिट में आता है। रीट के साइकोलॉजी पोर्शन में 5वीं यूनिट का टॉपिक है ये क्रियात्मक अनुसंधान। अंग्रेजी का यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रकट करता है। शोध का मतलब क्या होता है? शोध यानी होता है किसी चीज़ पर रिसर्च होते हैं। जैसे अभी कोरोना का एंटीडोट बनाने के लिए रिसर्च चल रही है, मतलब शोध चल रहा है, तरह तरह के टेस्ट हो रहे हैं, एंटीडोट बनाने का रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है। शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है। शोधकर्ता कौन होता है? जैसे कोरोना, अभी कोरोना का टॉपिक चल रहा है तो अपन इसी पे देखते हैं, क्योंकि अपन जो डेली की लाइफ है उससे अपन इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या आसानी से समझ में आएगा। तो शोधकर्ता कौन हो गया? जो लेब हैं, लेब के अंदर जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या हो गए? शोधकर्ता हो गए। वो क्या करते हैं? बार बार रिसर्च करते हैं। जो केमिकल है उनको किसी निश्चित फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, फिर उनसे जो रिसर्च होती है, जो केमिकल मिलाएंगे उनके बाद जो रिएक्शन होगी उन पर वो रिसर्च करते हैं। तो शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है, ठीक है, जिससे उसके संबंध में पद्धतों का मतलब होता है डाटा। मैंने आपको बताया था ना, बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिनको जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप उनका इंग्लिश वर्जन देखोगे ना डाटा, तब आपको आइडिया हो जाएगा ये पद्धतों का क्या मतलब होता है। तो पद्धत का मतलब क्या हो गया? डाटा। डाटा यानी आंकड़े को एकत्रित करता है तथा उनके विश्लेषण के आधार पर उनके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। अब अपन समझते हैं, वही कोरोना पे आते हैं। अब कोरोना बीमारी का एंटीडोट बनाने के लिए बहुत से जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या है? शोधकर्ता। वो किसी तथ्य का मतलब क्या हो गया? कोरोना की दवाई बनाने के लिए एक फिक्स रेशियो में क्या कुछ केमिकल लेंगे वो। जैसे अभी क्या हो रहा है, मलेरिया की दवाई ली जा रही है और एड्स की दवाई ली जा रही है इंडिया के अंदर। मैं इंडिया के अंदर बता रहा हूँ, जो आइसोलेट हो रहे हैं, जो जिनको कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं, उनको ये एंटीडोट दिया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि ये थोड़ा कारगर है कोरोना पॉजिटिव में लड़ने के लिए। तो उनको क्या कर रहे हैं? मलेरिया की दवाई, ठीक है, और एड्स की दवाई और एक दवाई और है, इन 3 दवाई को एक निश्चित फिक्स रेशियो में मिलाकर उन मरीजों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो शोधकर्ता हो गए वो साइंटिस्ट, बार बार देखते हैं। पहले उन्होंने रिसर्च की, मतलब बार बार ये चीज़ें देखी, या फिर इन्होंने लैब में टेस्ट किया कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में डाटा को एकत्रित करते हैं। डाटा मतलब जब वो इन प्रयोगों को करेंगे तो फिर आगे प्रोसेसिंग में रिजल्ट क्या आता है, उनको क्या बोलते हैं? डाटा। तो डाटा को एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या ये प्रोसेस काम में आ रही है, नहीं आ रही है, ये अपन जब मरीजों को देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष ये निकाला गया है कि ये एंटीडोट इस बीमारी के लिए, इस वायरस के लिए कुछ कारगर है, इसीलिए अमेरिका ने भी मलेरिया की दवाई मांगी है। उसके बाद अपन चलते हैं। आई होप आपको क्रियात्मक अनुसंधान इस वर्ड का मीनिंग पूरा समझ में आ गया होगा। ये मीनिंग समझना ज़रूरी है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो।
तो चलिए चलते हैं अब आगे। अब बात आती है क्रियात्मक मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर क्या है। दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, एक तो होता है मौलिक अनुसंधान, मौलिक का मतलब होता है ओरिजिनल चीज़, और एक होता है क्रियात्मक अनुसंधान। अपना टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान, तो अपन क्रियात्मक अनुसंधान में डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, पहले अपने को अर्थ समझना है कि अनुसंधान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बाद अपन आएंगे क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान और जो ये मौलिक अनुसंधान है, इन दोनों में अंतर क्या है। एक आधा क्वेश्चन इनमें से आने की पूरी चांस है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान सिर्फ विद्यालय में लगेगा। अब आपको मैं पहले ये बताता हूँ कि आप ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत हो गई। आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ना क्यों है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ लागू होता है, विद्यालय में लागू होता है। अब जब आप टीचर बन के विद्यालय में जाओगे तब आपके सामने बहुत सी समस्या आएंगी, दिन प्रतिदिन बहुत सी समस्या आएंगी, हर दिन समस्या आएंगी। क्या क्या समस्या आएगी, जैसे आप देखोगे बहुत से बच्चे समय पर स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कई तो इंटरवल में बंक मार के चले जाते हैं, या फिर कई क्या करते हैं, सर मेरा पेट दर्द हो रहा है, आप उनसे क्लास में बुक पढ़वाओगे तो वो बुक्स ढंग से नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं आती हैं विद्यालय में, और उन समस्याओं को हल करने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक रिसर्च करनी पड़ेगी क्यों आखिरकार ये बच्चे रोज़ स्कूल नहीं आ रहे हैं, बंक मार के क्यों जा रहे हैं, और ये कक्षा में कोई बच्चा है आराम से क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये सब क्या है, इन पे आपको क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये टॉपिक इस रेट में जोड़ा गया है। तो इसका मेन अर्थ तो ये है क्रियात्मक अनुसंधान का कि विद्यालय के अंदर डेली रोज़मर्रा आपकी पढ़ाई में, शिक्षण कार्य में बहुत सी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को हल किस प्रकार से एक शिक्षक करेगा, क्या प्लान बनाएगा, कैसे कैसे वो करेगा, तो उसको बोलेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। तो अनुद्देश्य क्या हो गया, विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ठीक है। अब इस मौलिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है। मौलिक अनुसंधान होता है क्रियात्मक अनुसंधान से अलग। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का एक एरिया हो गया, निश्चित फिक्स एरिया हो गया कि आपको विद्यालय की समस्याओं का ही समाधान करना है, मतलब बाउंड हो गए, आप सीमित हो गए। और मौलिक अनुसंधान क्या होता है, आप कोई भी रिसर्च कर सकते हो, जैसे पीएचडी करते हैं भाई, पीएचडी होती है वो क्या होती है, एक निश्चित टॉपिक पर आपको एक सब्जेक्ट दे दिया, उस पर रिसर्च करनी है, या फिर कोई और नई डिस्कवरी कर रहे हो आप, कोई नई खोज कर रहे हो, तो ये वो सारे मतलब विद्यालय के अलावा विद्यालय के अंदर जो भी रिसर्च होती है उसको नाम दिया गया एक्टिव रिसर्च, और बाकी अदर विद्यालय के अलावा जितनी भी रिसर्च होती हैं उनको नाम दिया गया मौलिक अनुसंधान। ये मोटा मोटी इनका अर्थ होता है। अब अपन जब और आगे इनको पढ़ेंगे डिटेल से, इन दोनों में क्या अंतर है, तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, नए तथ्य एवं सत्यों की खोज करना व नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए नए सिद्धांत खोजना। पीएचडी में क्या होता है, आपको टॉपिक दे दिया, ठीक है, अब उसी के अंदर आपको रिसर्च करनी है, उसी के अंदर आपको कोई नई खोज करनी है। और इसके अंदर क्या, कोई नई खोज नहीं होती है, वही रोज़मर्रा की वही समस्याएं, आप उसमें नई क्या खोजोगे, इसमें कोई नया नहीं होता है। बस यही होता है कि बच्चे की ये प्रॉब्लम है, इसको ये सोल्यूशन करना है। जैसे आपने सोल्यूशन किया कि भाई विद्यालय में 10 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरवल के अंदर बंक मार के चले गए, तो आपने उन पर रिसर्च की, तो आपको पता चला कि ये कारण है, इसलिए ये स्कूल से बाहर जा रहे हैं। फिर आपने उनका समाधान कर दिया, फिर देखा 3-4 महीने बाद किसी दूसरी क्लास के वही 5-7 बच्चे फिर जा रहे हैं, तो आपने कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नए तथ्य होते हैं, और इसमें क्या होता है, विद्यालय से जुड़े हुए तथ्य होते हैं। तो ये तो है इनका उद्देश्य। अब अगला है अनुसंधानकर्ता। अब विद्यालय के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ होगा, विद्यालय के अंदर होगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। और मौलिक अनुसंधान होता है विद्यालय के अलावा, ठीक है। तो अनुसंधानकर्ता कौन होगा, विद्यालय के अंदर शिक्षक होगा, प्राचार्य यानी हेडमास्टर होगा, प्रशासन होगा, तथा विद्यालय निरीक्षक होगा। मतलब जो विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो अनुसंधानकर्ता होंगे। अनुसंधानकर्ता का मतलब हो गया इस एक्टिव रिसर्च को करने वाला व्यक्ति। कर्ता यानी होता है करने वाला, अनुसंधान करता यानी अनुसंधान करने वाला। तो अनुसंधान करने वाला कौन है, उन समस्याओं को दूर करने वाला। बच्चों की जो समस्याएं हैं, विद्यालय के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर कौन करेगा, आप करोगे। मतलब आप टीचर हो तो आपको एज्यूम करना है कि आप टीचर हो, एज्यूम क्या है, आप बन जाओगे जो भी शिक्षक भर्ती आएगी उनमें। तो शिक्षक क्या काम करेगा, अनुसंधानकर्ता का कार्य करेगा। और इसमें अनुसंधानकर्ता कौन हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। जैसे पीएचडी आप कर रहे हो, ठीक है, आपको इसके पीएचडी का मैं आपको एग्जांपल लेके पूरा समझा दूंगा। तो पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी में आप स्टूडेंट तो
कौन से आप कोई टीचर हो। तो अनुसंधानकर्ता के रूप में मौलिक अनुसंधान में शोधकर्ता को विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि लेना आवश्यक होता है। स्नातकोत्तर का मतलब क्या हो गया? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जैसे ही आपने, नहीं, स्नातकोत्तर का तो मतलब होता है यूजी शायद, अंडर ग्रेजुएशन। स्नातक उत्तर, स्नातक का हो गया, ग्रेजुएशन को उत्तर, उत्तर मतलब बाद में, मतलब स्नातक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। को उपाधि लेना आवश्यक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट भी ये अनुसंधान करता हो सकता है क्या पीएचडी होता ही है, ठीक है। समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब टीचर का क्या होता है? इस समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है और इसमें यह आवश्यक नहीं है कि उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध हो। अब अनुसंधानकर्ता में, रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई खोज हुई, तो उस खोज में खोज की किसी दूसरे ने, ठीक है। अब उसका उस खोज करने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। उस जो भी समस्याएं आई, जैसे किसी ने पीएचडी के अंदर कोई टॉपिक लिया, जैसे न्यूक्लिक टॉपिक लिया, न्यूक्लिक जो टॉपिक लिया, नाभिक टॉपिक लिया, ठीक है, वो रिसर्च कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई, रिसर्च के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, पीएचडी का स्टूडेंट था, तो उसने क्या किया, वो टॉपिक या फिर वो जो उनका प्रोजेक्ट था उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा बंदा गया, उसने भी न्यूक्लिक वही लिया, उसके सामने वही समस्या आई, तो उसका उस समस्या से डायरेक्ट लिंक नहीं था। जबकि इसमें क्या होता है, टीचर का समस्या से डायरेक्ट लिंक होता है। तो ठीक है, ये हो गया अनुसंधानकर्ता की बात। अब चलते हैं अपन आगे। मैं आपको ये चीज़ें बहुत बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बेस हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के पॉइंट अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहते हैं तो फिर भी आप अनुमान से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन से अपने को आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान का फंडामेंटल आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, तो आगे से के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल सिंपल आते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, बस ये समझ में आना ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में इतना टाइम ले रहा हूँ। अब आती है समस्या। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या समस्या होती है? समस्या का रूप संकुचित होता है। संकुचित का मतलब मैंने बताया था, बाउंडेड हो गई कि आपको सिर्फ स्कूल के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं उन्हीं का ठेका लेना है, मतलब उन्हीं को सॉल्यूशन करना है। बाकी आपने पूरे देश का ठेका नहीं ले रखा है। यू आर ए टीचर, आप टीचर हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल के अंदर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे हल किया जाए, सिर्फ इतना ही आपका कर्तव्य है। तो आपको सिर्फ वहीं तक सीमित रहना है, ठीक है। गांव में क्या चल रहा है, गांव में क्या समस्या है, इसका कोई आपको कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब इसमें क्या हो गया, यह समस्या का रूप अधिक व्यापक एवं मौलिक होता है। इसमें वही स्कूल के अलावा जितने भी अनुसंधान होते हैं वो सब मौलिक अनुसंधान में आते हैं, तो वो क्या हो गया, एरिया बड़ा हो गया। इसका स्वरूप सिद्धांतिक होता है, कक्षा विषय एवं विद्यालय तक सीमित होता है। मैंने बताया था नहीं, बाउंडेड होता है, कक्षा विषय एवं विद्यालय तक सीमित होता है। समस्या का व्यवहारिक रूप होता है, व्यवहारिक रूप और सिद्धांतिक रूप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आप विद्यालय में जो समस्या आएंगी वो सब क्या होंगी, व्यवहारिक होंगी, मतलब नॉर्मल समस्या आएंगी कि भाई क्यों आखिरकार बच्चे नहीं आ रहे हैं। इनका अपन अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये कारण है, उन पर अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब इसमें सिद्धांतिक बातें होंगी, मतलब पीएचडी में आपको पहले इस रिजल्ट का पता नहीं होता है, अपन नई खोज करते हैं तो उसमें कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। इसमें थोड़ा सा अपने को आइडिया रहता है, व्यवहारिक रहता है कि हाँ इस कारण से शायद बच्चा नहीं आ रहा होगा, शायद बच्चा स्कूल से डर रहा होगा या फिर स्कूल के टीचरों से डर रहा होगा, या फिर उसको अपन जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर बच्चा डर रहा होगा। जो भी अपने को थोड़ा बहुत क्या आइडिया रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्यवहारिक। और उसको सिद्धांतिक में क्या है कि अपने कुछ पता नहीं होता है कि आखिरकार आगे क्या रिजल्ट आएगा पीएचडी के अंदर। अब अपन आते हैं क्या, समस्या का बाह्य मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है, और समस्या का बाह्य मूल्यांकन आवश्यक होता है। समस्या का बाह्य मूल्यांकन क्या मतलब हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा अपने का जो अपन रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अपन पीएचडी के अंदर कोई टॉपिक ले लिया फिजिक्स का, जैसे वही अपन ने जो पिछली बार मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि न्यूक्लिक वाला, नाभिक वाला, उसके अंदर आपको पहले मूल्यांकन करना होगा। जब आप रिसर्च बनाओगे, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करोगे, तो आपको पहले रिसर्च में ये कुछ पॉइंट काउंट करने पड़ेंगे कि भाई हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसके ये रिजल्ट हो सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसके ये रिजल्ट हो सकते हैं। तो आपको पहले मूल्यांकन करना पड़ेगा, इसमें कोई मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आती है आगे का पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, ये है परिकल्पना। परिकल्पना को क्या बोलते हैं, कल्पना को तो क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन। परिकल्पना मतलब काल्पनिक इमेजिनेशन हो गई। परिकल्पना का मतलब हो गया जैसे इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन ही होगा एक टाइप का। परिकल्पना मतलब वो ये कि इमेजिनेशन, अपन अनुमान लगाएंगी किस तरीके से क्या है।
तो परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। जैसे आपने सोचा कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं, नहीं पहले तो हम रीट की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 8वीं तक का स्कूल है, ठीक है। 8वीं तक के स्कूल में 8वीं क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, मान लीजिए। अभी सरकारी विद्यालय में इतने बच्चे होते हैं, चलो 50 मान लीजिए, 50 बच्चे हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं कि वो रोज़ इंटरवल के अंदर गायब, जैसे इंटरवल हुआ स्कूल से गायब। आपने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 12 दिन देखा, आप देख रही होगी रोज़ ये 4-5 बच्चे हैं जो इंटरवल जैसे ही होती है लंच किया स्कूल से फरार। तो आप कल्पना करोगे कि आखिरकार क्या कारण है कि ये 5 बच्चे इंटरवल में स्कूल से बाहर भाग के जा रहे हैं, क्या कारण है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब आप जो सोचोगे कि आखिरकार क्या कारण है कि ये बच्चे विद्यालय से भाग के जा रहे हैं, तो आप कल्पना करोगे कि ये कारण हो सकता है, या फिर ये विद्यालय से डरते हैं, या फिर ये कोई मूवी देखने जाते होंगे, या फिर ये लूडो खेलने जाते होंगे, या फिर पबजी खेलने जाते होंगे, ये आप कल्पना करोगे, ठीक है। प्रतिपादित कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। तो आपके पास रीजन होने चाहिए, मतलब जो बच्चे जा रहे हैं उनका रीजन होना चाहिए आपके पास। आप कोई अलग रीजन नहीं लेके आओगे कि भाई कुछ ऐसा रीजन ले आओ कि जिसका कोई लिंक नहीं है, ऐसा रीजन नहीं लेके आना है आपको। वही जो ग्राउंड लेवल पर एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वही रीजन के बारे में आपको सोचना है। अब इसमें क्या होता है, शोध में जो पीएचडी वाले जो बंदे होते हैं, तो उनका क्या है कि थोड़ा सा थिंकिंग या फिर जो इमेजिनेशन पावर है वो व्यापक होता है, वो बियॉन्ड होता है। जो नहीं हो सकता, जिनके बारे में वो सोचते ही नहीं है, उससे वो भी कई बार रीजन हो जाता है। तो करीब मतलब क्या हुआ, परिकल्पना का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर, सिद्धांतों पर तथा अनुभव पर आधारित होता है। जो लास्ट, जैसे उन्होंने न्यूक्लिक पे कोई टॉपिक पे रिसर्च की, तो जो लास्ट बैच गया है उनसे पहले, तो उनसे वो क्या है कि थोड़ा सा सीख सकते हैं कि भाई लास्ट बैच वाले बंदे ने इस टॉपिक पे रिसर्च किया था तो उसको ये रिजल्ट प्राप्त हुए थे। तो उन रिजल्ट को अपन देखेंगे तो अपन थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ, पूर्व जो शोध हुए थे, जो लास्ट बैच के बंदे गए थे पीएचडी के, उनके जो रिसर्च से जो निष्कर्ष आए, जो रिजल्ट आए, निष्कर्ष पर, सिद्धांतों पर तथा अनुभव पर आधारित होता है। तो उन्हीं के आसपास अपना क्या करना है कि अगला जो इसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, बाउंडेड होता है। एक समय में एक परिकल्पना का ही सत्यापन किया जाता है। अब आपने 5 चीज़ें सोची, परिकल्पनाओं में आपने क्या किया, बहुत सी चीज़ें सोच ली कि भाई ये कारण भी हो सकता है इन बच्चों के विद्यालय जाने का, ये भी हो सकता है। फिर आपने क्या किया, उन सबको टेस्ट किया। जैसे लूडो का आपने सोचा भाई लूडो खेलने के लिए जाते होंगे, तो फिर आप क्या किया, उन ग्रुप में से किसी बच्चे को पकड़ोगे कि भैया आप इंटरव्यू में क्यों जाते हो, तो वो आपको तो बताएगा नहीं। आप उस ग्रुप के दोस्त, भाई जैसे 5 वो लड़के जो स्कूल से बाहर जा रहे हैं, उनका कोई दोस्त होगा, उससे पूछोगे आप, तो फिर वो बताएगा कि सर ये लूडो खेलते हैं वहाँ, इंटरवल से बाहर जाकर स्कूल के बाहर लूडो खेलते हैं। तो आपको क्या होगा, आपकी थिंकिंग क्या होगी, लिमिट हो गई कि हाँ ये लूडो खेलते हैं, तो आपको क्या रीजन का पता चल गया। अब आपको लूडो भी काम करना है कि लूडो खेल रहे हैं तो इनकी आदत कैसे छुटाई जाए। मतलब क्या हुआ, एक समय में एक परिकल्पना का ही सत्यापन किया जाता है। अब आप सिर्फ इसी का सत्यापन करोगे कि लूडो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, तो आपके पास क्या हो गया, 5 चीज़ें आपने परिकल्पना की थी कि ये कारण हो सकते हैं। तो अब आप किस पे आ गए, लास्ट में एक पॉइंट पे आ गए। इन 500 पे आप रिसर्च करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये कारण है। तो उस एक कारण पर आप क्या करोगे, आगे रिसर्च करोगे कि भाई इस कारण को कैसे मिटाया जाए ताकि ये बच्चे विद्यालय के अंदर रहें। अब इसमें क्या होता है, एक समय में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन होता है। मतलब पीएचडी वाला बंदा जो भी सोच रहा है, उसके दिमाग में 10 बातें आ रही हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, नाभिक से रिलेटेड, न्यूक्लिक से रिलेटेड, 5 बातें अगर उसके दिमाग में आ रही हैं, तो वो उन 500 बातों को बराबर इक्वली टेस्ट करेगा कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अपन क्या आते हैं, एक पे आते हैं फाइनली। और इसमें अगर 5 चीज़ों में बंदा सोचता है तो 5 चीज़ों पे बराबर काम करेगा, पता नहीं क्या रिजल्ट आ जाए आगे। अब अपन चलते हैं आगे। अगला है अपना रूपरेखा। रूपरेखा क्या बोलते हैं, परफॉर्मा बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम के अंदर वो आता है ना ब्लूप्रिंट, तो वो एक प्रकार का रूपरेखा उसको मान सकते हैं कि इस रूपरेखा के आधार पर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली होती है। लचीली का मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसमें समय के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजमेंट भी किया जा सकता है, वो होता है लचीला। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। शोधकर्ता कौन होता है, टीचर। तो टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें क्या होता है, रूपरेखा के अंदर थोड़ा सा मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली नहीं होती है। इसमें क्या है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, पता नहीं लैब के अंदर कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि जैसा केमिस्ट्री के लैब में होता है,
अगर आपने उल्टे सुल्टे केमिकल मिला दिए तो वहाँ आग लग सकती है। इसलिए वहाँ की आप लचीलापन नहीं कर सकते, वहाँ ये नहीं सोच सकते कि नहीं कोई बात नहीं बेटा आप HCl मिला लेना और H2SO4 मिला लेना। तो अगर उनका रेशियो अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो रिएक्शन गलत हो जाएगी, तो वहाँ आग भी लग सकती है। इसलिए वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत गलत बात है, तो वहाँ लचीलापन नहीं होता है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण मतलब जो वहाँ जो स्टूडेंट होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस रेशियो में केमिकल, ये केमिकल इस केमिकल में नहीं मिलाना है। आपने जब ग्रेजुएशन की होगी, BSc के जो बंदे हैं तो उनको आपने देखा होगा कि आपको पहले जो एग्जामिनर वो बताता है, जो टीचर होते हैं वो प्रैक्टिकल करवाने से पहले बताते हैं कि आपको ये HCl ये इस H2SO4 में जो कंसनट्रेटेड HCl है उसको डाइल्यूट वाले में H2SO4 में नहीं मिलाना है। अगर आप ऐसा मिलाते हो तो ये क्या है, आग लग सकती है। या फिर जो सोडियम का टुकड़ा होता है उसको केरोसिन से बाहर निकालोगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, उसको डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं ले जाना है वरना वो फट सकता है, आग लग सकती है। इस प्रकार की आपको क्या थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देता है एग्जामिनर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग बोलते हैं। मतलब प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता होती है। और जो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान में प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा अब जब आप टीचर बनोगे तो आपके सामने क्या होगा, आपको एक छोटा सा एग्जाम देना है रीट का और पात्रता परीक्षा हो गई। उसके बाद ये सेकंड पेपर, इस साल शायद सेकंड पेपर करवाएंगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपको डायरेक्ट 2-4 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं नॉर्मली। फिर आपको ट्रेनिंग भी कहाँ करवाते हैं, ट्रेनिंग भी नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट स्कूल में भेज देते हैं आपको। तो आपको इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करवानी, क्रियात्मक अनुसंधान की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। आपको अपने स्वयं की विवेक के आधार पर स्कूल के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं उनको हैंडल करना होता है। अब आते हैं अपन अगले छठे टॉपिक पे। छठा टॉपिक है न्यायाधीश। अब न्यायाधीश क्या होता है ये अपना नीचे लिखा हुआ, इस पर के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या होता है। न्यायाधीश के चयन की समस्या नहीं होती है। शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाता है वही उसका न्यायाधीश होता है, वही उसकी जनसंख्या होती है। अब मान लीजिए आप हैं साइंस के टीचर, ठीक है, आप 8वीं क्लास की 8वीं कक्षा को पढ़ा रहे हो, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो अब आपके सामने बाउंड हो गया कि इस 8वीं क्लास के साइंस के क्लास के अंदर बच्चों के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो आपका बाउंड हो गया। तो शिक्षक किस कक्षा को पढ़ा रहा है, 8वीं कक्षा को, तो वही उसका न्यायाधीश है। मतलब वही उसका फील्ड है कि इस कक्षा में साइंस में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको मैथ में क्या प्रॉब्लम आई उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैथ वाला टीचर हैंडल करेगा। SST में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो SST का टीचर हैंडल करेगा। तो ये तो हो गया न्यायाधीश। अब इसमें क्या होता है, न्यायाधीश की समस्या कठिन होती है। न्यायाधीश की प्रविधियों का ज्ञान आवश्यक होता है। जनसंख्या में से शुद्ध न्यायाधीश का चयन किया जाता है। इसमें क्या है कि कुछ बाउंडेड मतलब कुछ पता नहीं होता है कि क्या क्या करना है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा जो जनसंख्या है, जनसंख्या मतलब हो गया उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनमें से को किसका चयन करना है। जैसे यहाँ तो आपको पता है 8वीं क्लास के बच्चों की प्रॉब्लम है, तो 8वीं क्लास के बच्चों में से ही जिन बच्चों को प्रॉब्लम उनका चयन करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आते हैं अपन पद्धतों का संकलन। पद्धतों का क्या मतलब होता है, डाटा मतलब डाटा का कलेक्शन। संकलन का मतलब हो गया इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करना। पद्धतों के संकलन में निरीक्षण प्रविधि, निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, किसी को देख कर निरीक्षण। जो जैसे पहली से 5 तक के बच्चों को अपन पास करते हैं तो उनका एग्जाम नहीं लेते हैं, उनको सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पास कर देते हैं। तो निरीक्षण प्रविधि तथा शिक्षक निर्मित परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है और प्रमाणिक परीक्षा भी प्रयुक्त की जा सकती है। पद्धतों का आंकलन कैसे करेंगे, जैसे 8वीं क्लास के सामने 8वीं क्लास के बच्चों में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जब वो लिखाई लिखते हैं, जब वो लिखते हैं तो छोटी बड़ी गलती करते हैं। जैसे मैं करता हूँ, मेरे को छोटी बड़ी का थोड़ा सा क्या है कि आइडिया नहीं है। तो वैसे ही मान लीजिए 8वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको आइडिया नहीं है कि भाई छोटी की कैसे लिखते हैं, बड़ी की कैसे लिखते हैं। अब आपको आप कैसे पता करोगे कि भाई किस किस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उनसे एक एग्ज़ाम लोगे, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन लिख के दे दिया, अब आप कहोगे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ ना शिक्षक निर्मित परीक्षाएं। तो शिक्षक मतलब आपने एक एग्जाम करवाया, उस एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन लिख दिया, उसका जब बच्चा आंसर लिखेगा तब आप सबकी कॉपी चेक करोगे। तो कॉपी चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता है कि छोटी की किधर होती है और बड़ी की किधर होती है। तो आपने क्या किया, डाटा का संकलन किया, ठीक है, कि ये बच्चे हैं इनको ये समस्या है। तो ये तो हो गया डाटा का संकलन। अब इसमें क्या होता है, पद्धतों के संकलन में विश्वसनीयता, वैध व प्रमाणिक परीक्षणों को प्रयुक्त किया जाता है। अपेक्षित परीक्षण उपलब्ध न होने पर शोधकर्ता उनका निर्माण करता है व उसे प्रमाणित बनाता है।
इसमें क्या होता है कि आपको समस्या का कोई पता नहीं होता है, इसके अंदर तो समस्या का पता होता है, उस समस्या का पता होता है, इसलिए आप अपन उस समस्या के आधार पर डाटा का संकलन करते हैं। इसमें समस्या तो होती नहीं है, इसमें तो क्या है कि कोई नई खोज करनी है। पीएचडी वाले के सामने कोई समस्या थोड़ी है, उसको तो बस इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है कि भाई आप इस टॉपिक पर रिसर्च करो, फिर आपको डिग्री ऑफ फिलोसफी की डिग्री दे दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि प्रमाणित जो रिजल्ट है वो किस पर होगा, क्या होगा, ये सब शोधकर्ता को यानी स्टूडेंट को, पीएचडी का जो स्टूडेंट है उसको सारा करना पड़ता है। तो निर्माण शोधकर्ता करता है, वह उसे प्रमाणित वही बनाता है। तो ये तो हो गया पद्धतों का संकलन। अब अपन चलते हैं आगे। अब 8वां पॉइंट क्या है, सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष। सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन, और निष्कर्ष का मतलब रिजल्ट हो ही गया। कार्यविधि की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। व्यवहारिक रूप मैंने आपको बता दिया कि ये व्यवहारिक होता है, और इसमें क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। ये तो अपना पीछे टॉपिक आ ही गया। अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में इसमें क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में अपन मूल्यांकन कैसे करेंगे। शिक्षण स्वयं निर्णय लेता है, शिक्षण नहीं होगा, यहाँ शिक्षक होगा, टीचर होगा। टीचर स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है। जैसे इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर अपन आगे वाले में देखेंगे। शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है। अब मैं, जैसे आप टीचर हो, आप स्वयं तो निर्णय लोगे कि भाई हाँ, अपन ने जो ये समस्या देखी थी कि जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं वो जो इंटरव्यू में भाग रहे हैं, तो वो अपनी समस्या देख ली कि ये समस्या है। क्या समस्या है कि वो क्लास से इंटरवल में बंक मार रहे हैं। तो आपने एनालाइज किया और आपने देखा कि ये बाहर लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपने उस समस्या का समाधान किया। क्या समाधान किया, आपने उन बच्चों को, भाई अकेले में हमेशा दंड सामने नहीं देते हैं, प्रोत्साहन सभी बच्चों में सामने दिया जाता है और दंड अकेले में दिया जाता है। तो आप अकेले में उन 5 स्टूडेंट को अलग रूम में आपने बुलाया, फिर आपने उन बच्चों को समझाया कि देखो बेटा, नहीं खेलना चाहिए, गलत बात है, आप स्कूल के बाद भी खेल सकते हो, अगर आप अभी खेलते हो तो आप अपना फ्यूचर अंधेरे में डाल रहे हो। इस प्रकार की आपको थोड़ा सा क्या है कि इमोशनल बातें करनी पड़ेंगी। फिर आप वो बच्चे समझ गए तो फिर आपने देखा कि अगले दिन 500 बच्चे, 5 में से लगभग मान लीजिए 4 बच्चे इंटरवल में नहीं भागे। तो आप अपने आप को क्या दोगे, पुनर्बुलंद दोगे। पुनर्बुलंद का मतलब क्या होता है, शाबाशी देना, ठीक है, कि हाँ आप अपने आप को शाबाशी दोगे कि हाँ मैंने आज इन बच्चों को इंटरवल में बाहर जाने से रोक लिया। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक का ही सारा खेल होता है, डिसीजन सारा शिक्षक लेता है, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा खेल, सारा गेम आपका ही है, आपको ही हैंडल करना है। अब इसमें क्या होता है, मूल्यांकन बाह्य होता है। विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। अब इसमें आपको पता है, इसको अपन चलते हैं, अपन किस एग्जाम्पल से जोड़ें इसको अपन जोड़ते हैं। 12वीं में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपने प्रैक्टिकल किया, मान लीजिए फिजिक्स का आपने प्रैक्टिकल किया, तो मूल्यांकन बाह्य होता है। तो अब बाहर से एग्जामिनर आता है, विशेषज्ञ अपन इस एग्जाम्पल के आधार पर एग्जामिनर समझ सकते हैं। तो एग्जामिनर आता है, नियुक्त किए जाते हैं, अच्छे कार्य के लिए उपाधि दी जाती है। अगर आप अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देता है। अगर आप वाइवा में क्वेश्चन पूछता है वो सब अच्छा करते हो तो आपको अच्छा अंक नंबर देता है और ये बोलता है शाबाश बेटा। तो इसमें गेम किसका है, सारा एग्जामिनर का है। आपका काम क्या है, शोधकर्ता का काम क्या है, उस प्रैक्टिकल को अच्छी तरीके से करना। अब आप अपने आप को शाबाश नहीं दोगे, वो जो एग्जामिनर है वो आपसे वाइवा के थ्रू या फिर आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके थ्रू आपको अच्छे नंबर देगा और वही आपको उपाधि देगा। तो ये आप अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आप इससे आप क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएंगे कि ये लाइनें ऐसे लिखी हुई है इससे क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा बन के, ठीक है, रटा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर ये थीम आपके दिमाग में क्लियर है ना, तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन आओ, आप अपने पेशेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या है, एक मिनट, अर्थव्यवस्था में क्या है, शिक्षक स्वयं साधन जुटाता है। मतलब क्या हुआ, आप जब समस्या हैंडल कर रहे हो तो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको क्या जो भी आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो सब आप खुद हैंडल करोगे, क्योंकि इसमें सारा मैंने बताया ना, सारा गेम किसका है, टीचर का है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट, जो भी समस्या आ रही है उस समस्या को हैंडल करने में जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारा आप ही हैंडल करोगे। वो सारे साधन शिक्षक जुटाता है, सारा काम शिक्षक करता है, टीचर करता है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यवस्था करता है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा एनसीईआरटी से आर्थिक सहायता मिल सकती है। मिलती है। कैसे मिलती है, अब आप जब
ट्वेल्थ क्लास में जो विद्यालय में जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो आपको जो भी साधन है, जैसे वो था ना, वो विभवमापी, प्रिज्म, वो सब लेंस, वो सब आप क्या घर से थोड़ी लाते थे, आपको विद्यालय तो देता था। जो विद्यालय तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाता था, तो उसमें विद्यालय करवाता है, और इसमें क्या है, शिक्षक स्वयं साधन जुटाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, फंडा क्लियर होना चाहिए आपका। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी आगे का पोर्शन 11, 12, 13 ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आई होप आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, हमेशा लाइफ में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।